फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रतिभा शर्मा। वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग बिजनेस लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंडैमिनिटी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंडैमिनिटी, एग्जांपल्स, पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ एंडैमिनिटी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंडैमिनिटी, राइट्स ऑफ एंडैमिनिटी होल्डर एंड राइट्स ऑफ एंडैमिनिफायर। एंड ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और इस एक वीडियो में आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंडैमिनिटी फुली कवर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सपोज करिए एक मिस्टर ए है, उन्होंने एक न्यू लग्जरी कार बाय करी है। अब ऑफ कोर्स वो चाहेंगे ना कि उनके कार का कभी एक्सीडेंट ना हो, कोई डैमेज ना आए, बट द फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो सोचते हैं कि अगर बाय चांस कोई मिसहैपनिंग हो गई, मतलब उनके कार का एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई भी डैमेज हुई, तो वो क्या करते हैं, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अपनी कार की। यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी है, वो मिस्टर ए को प्रॉमिस करती है कि अगर इन फ्यूचर उनकी कार को कोई भी डैमेज आती है तो वो लोग उसकी कंपनसेशन उनको पे कर देंगे। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्या हुई, प्रॉमिसर, एंड मिस्टर ए क्या हुए, प्रॉमिसी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंडैमिनिटी है, जहाँ पर एक पर्सन, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये प्रॉमिस करती है कि अगर कोई लॉस होता है तो वो उनको कंपनसेशन देंगे। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन इसकी। कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आ कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे पार्टी को कि अगर कोई लॉस होता है तो वो उस लॉस से उसको बचा लेंगे, मतलब उसका लॉस कंपनसेट कर देंगे। कैसे, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर, मतलब अगर वो नुकसान प्रॉमिसर की किसी कंडक्ट की वजह से हुआ या फिर बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल दे के समझते हैं। बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर, मान लीजिए ए एंड बी, ये दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब बी ने ना कहीं घूमने जाना था, तो ये ए के पास गया कि क्या तू मुझको 2 दिन के लिए अपनी कार देगा। अब ए बी को बोला कि अगर मेरी कार को कुछ हो गया, कोई नुकसान हुआ, तो यहाँ पर बी ने ए को प्रॉमिस करा कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बाय चांस अगर तेरी कार को कोई डैमेज हुआ तो मैं कंपनसेशन कर दूंगा। तो यहाँ पर इन दोनों पार्टीज के बीच में एंडैमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मान लीजिए बी जो कार लेकर गया था, ठीक है, हुआ क्या, तो अब वो बी पर्सन जो ए की कार लेकर गया था घूमने के लिए, ठीक है, मान लीजिए उससे क्या हुआ, कार का एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से कार का फ्रंट मिरर टूट गया। अब ए बोला, देख भी, तूने मुझको प्रॉमिस करा था कि अगर मेरी कार का कोई नुकसान तेरी तरफ से हुआ तो तू मुझको कंपनसेशन देगा, ठीक है। तो ये था लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ, जहाँ पर प्रॉमिसर के खुद की वजह से कोई नुकसान हुआ तो वो क्या कर रहा है, लॉस बेयर कर रहा है, उसको कंपनसेशन दे रहा है। और अगर कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन की तरफ से अगर हुआ होता नुकसान, मान लीजिए इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, एक सी पर्सन होता, सी ना बी का ब्रदर था, तो सी ने बी को बोला मुझे घूमने जाना है 2 दिन के लिए, तो भाई तो मुझे कहीं से कार अरेंज करा दे। बी गया अपने फ्रेंड ए के पास और बोला मेरे भाई को 2 दिन के लिए कार चाहिए, तो क्या तुम अपनी कार दे सकते हो। ए बोला देख, मैं कार दे तो दूँ, लेकिन अगर मेरी कार का कोई नुकसान हुआ तो यहाँ पर बी बोला डोंट वरी, मैं हूँ ना। अगर सी ने, मतलब किसी अदर पर्सन ने तेरी कार का कोई भी नुकसान करा तो मैं तेरे को कंपनसेशन दूंगा। ये कौन बोल रहा है, बी बोल रहा है ए को, ठीक है। अब हुआ क्या, सी से हो गया कार का एक्सीडेंट, मान लो फ्रंट मिरर ही जो है वो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर ए बोला देख तेरे भाई ने कर दिया नुकसान, मतलब अदर पर्सन ने, तो तूने तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर सी ने कोई नुकसान करा तो तू कंपनसेशन देगा। तो बी बोला हाँ मुझे पता है। तो यहाँ पर अब बी क्या करेगा, ए को जितना भी नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन दे देगा। लेकिन एक बात याद रखना,
बी यहाँ पर इसीलिए लाइबल है सी के बिहाफ पर ए को कंपनसेशन देने के लिए क्योंकि यहाँ पर बी ने ए को खुद प्रॉमिस करा था कि अगर सी ने कोई नुकसान करा तेरी कार का तो मैं तेरे को कंपनसेशन दूंगा। अगर यहाँ पर बी ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया होता तो वो लाइबल भी नहीं होता। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई है। नेक्स्ट है द indemnification कैन बी डन विद कैश और बाय रिपेयर और रिप्लेसमेंट और एनी अदर वे विच इज डिसाइडेड बाय द पार्टीज ऑफ द indemnity। कहते हैं जो कंपनसेशन है ना वो पार्टीज आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे करें कंपनसेट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब ए और बी थे, ठीक है, बी से जब उसकी कार का फ्रंट मिरर टूटा तो अब यहाँ पे दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड कर सकती थी। बी मान लो ए को बोले कि मैं तेरे को जितना नुकसान हुआ उसका कैश दे दूं या मैं तेरा मिरर न्यू रिप्लेस करवा दूं, क्या करूं। तो ये दोनों आपस में देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इंडेमनिफिकेशन करवानी है, जैसे उनको ठीक लगता है। नेक्स्ट है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कौन कौन सी पार्टीज होती हैं यहाँ पर? एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनीफाइड, जिसे हम लोग इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं। कहते हैं द पर्सन हु मेक्स ए प्रॉमिस, जो ये प्रॉमिस करता है कि अगर तुम्हारा कोई लॉस हुआ तो मैं उसे कंपनसेट करूंगा, उसे क्या कहते हैं? इंडेमनीफायर। जैसे हमने पढ़ा था कि इंश्योरेंस कंपनी पर मिस्टर ए को प्रॉमिस करती है कि अगर आपकी न्यू लग्जरी कार को कोई नुकसान होता है तो हम कंपनसेशन देंगे। तो यहाँ पर वो इंश्योरेंस कंपनी क्या थी? इंडेमनीफायर, ठीक है। एंड द पर्सन जिसके गुड का जो भी नुकसान होता है जिसको हम कंपनसेशन देते हैं वो क्या होता है? इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड। मतलब वो इंश्योरेंस एंड मिस्टर ए की एग्जांपल में मिस्टर ए कौन थे? वो थे इंडेमनिटी होल्डर, जिसे हम इंडेमनीफाइड भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब क्या क्या एसेंशियल्स होने जरूरी है इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सबसे पहले कहते हैं टू पार्टीज मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टीज तो होने जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। अब कहते हैं नो पर्सन कैन मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। वो खुद के साथ थोड़ा ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, कोई पर्सन भी तो सामने होना चाहिए ना जो उसको बोले कि हाँ अगर तेरा नुकसान हुआ तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, मैं तेरे को कंपनसेशन दे दूंगा, ठीक है। हाँ कहते हैं बट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, समटाइम्स टू और मोर पार्टीज भी हो सकती हैं बट मोस्टली टू पार्टीज इसमें होती हैं, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर। नेक्स्ट कहते हैं प्रॉमिस। द वन पार्टी मस्ट ऑफर द कंडीशन टू अनदर पार्टी एंड द सेम शुड बी एक्सेप्टेड बाय अनदर पार्टी। When the offer is accepted on the same condition by another party, it is called acceptance, and after accepting the offer, it becomes a promise. ठीक है। अब देखो मिस्टर ए ने बी के सामने कंडीशन रखी कि अगर मेरी कार का कोई नुकसान हुआ तो तू कंपनसेशन देगा। बी ने कहा हाँ मैं तेरे को कंपनसेशन दूंगा। तो यहाँ पर वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करके क्या कर रहा है? उसके साथ प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि यस अगर हमसे कोई नुकसान हुआ तो कंपनसेशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे लॉस। यही वही बात होगी कि यहाँ पर जो है वो प्रॉमिस करता है इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को कि आपके लॉस को हम कंपनसेट करेंगे। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ये जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एंड इम्प्लाइड थ्रू कंडक्ट ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी लॉस इंकर्ड। अब देखो कहते हैं लॉस भी कोई होना चाहिए तभी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। कोई अगर विदाउट लॉस तो कुछ होगा ही नहीं। इफ देयर इज नो लॉस अंकर्ड टू द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसर इज नॉट प्रॉमिसर इज नॉट लायबल टू पे एनीथिंग। अब देखो जैसे ए ने बी से पहले प्रॉमिस लिया था कि मेरी कार तू लेकर तो जा रहा है लेकिन अगर कोई नुकसान हुआ तुझे कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अब मान लो बी जो 2 दिन के लिए कार लेकर गया था, कार को कुछ नुकसान नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई डैमेज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बी ए को कुछ भी पे करने के लिए लायबल हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो लॉस होगा तभी तो वो लायबल होगा ना, वैसे नहीं लायबल होता, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर और अदर पार्टी। हाँ ये तो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल देके समझा ही दिया है कि कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर, जो मैंने एग्जांपल दी थी ए एंड बी, ठीक है, वो थे कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर कि अगर प्रॉमिसर से खुद से उसके किसी कंडक्ट की वजह से नुकसान होता है तो वो कंपनसेशन देता है। और कंडक्ट ऑफ अदर पार्टी जो मैंने आपको ए बी एंड सी पर्सन वाली एग्जांपल दी थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो
नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। हाँ, ये तो मस्ट चाहिए, तो हम अभी तक सभी वीडियोस में देखते आ ही रहे होंगे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, अब सामने वाले पर्सन को, मान लो एक ए पर्सन और एक बी पर्सन है, ठीक है, ए बी को बोल रहा है कि तू सामने वाले गुप्ता जी के बेटे को किडनैप कर, बाई चांस अगर तेरे को मार कुटाई में कुछ भी नुकसान हुआ तो मैं तेरे को कंपनसेशन दे दूंगा। क्या ये लॉफुल है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑब्जेक्ट जो है आपका वो लॉफुल होना चाहिए। तो ये थे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडैमिनिट्री। अब हम देखते हैं टाइप्स कौन कौन से होते हैं एडैमिनिट्री की। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेस एडैमिनिट्री। इसको हम लोग रिटन एडैमिनिट्री भी बोलते हैं। अंडर दिस ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एडैमिनिट्री आर मेंशन्ड स्पेसिफिकली इन अ कॉन्ट्रैक्ट। The rights and liabilities of both parties are clearly set out in the agreement. इसमें क्या है, ये एक रिटन एडैमिनिट्री कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रॉपरली सारी जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं बोथ पार्टीज की वो इसमें मेंशन करी गई होती हैं। ठीक है, और ये एग्रीमेंट कौन सा हो सकता है? इंश्योरेंस एंडैमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लाइड एंडैमिनिटी। It refers to that indemnity wherein the obligation arises from the fact and conduct of parties involved. पार्टी के किसी कंडक्ट की वजह से जहाँ पर ऑब्लिगेशन अराइज होती है। ये कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पे कोई रिटन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखी होती। ठीक है, तो कहते हैं कोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एडैमिनिटी इज द मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। एक मास्टर और एक सर्वेंट के रिलेशन की एग्जाम्पल दे रहे हैं। कहते अगर मान लो एक मास्टर था, ठीक है, वो अपने सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था काम करने की, और उसकी वाइल वर्किंग एज पर हिज इंस्ट्रक्शंस, और उसकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करने पर अगर सर्वेंट को कोई नुकसान होता है तो उस केस में जो मास्टर है कहते हैं वो लायबल होता है कि वो सर्वेंट को जो भी लॉस हुआ है ना उसको कंपनसेट करे। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी। कंफ्यूज मत होना, अभी हम पढ़ के होते हैं हटे थे कि एडैमिनिटी कितने टाइप्स की होती है। हम उसको लिखकर भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी, और एडैमिनिटी इम्प्लाइड एडैमिनिटी के थ्रू भी, मतलब कंडक्ट ऑफ द बिहेवियर के थ्रू भी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडैमिनिटी। एडैमिनिटी के कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कहते हैं देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडैमिनिटी। 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडैमिनिटी होती हैं जिसको हम एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉड इंडेमनिफिकेशन की। अंडर द ब्रॉड इंडेमनिफिकेशन द इंडेमनिफायर प्रॉमिस टू पे द लॉसेस incurred by all the parties including the third party. He promises to pay the losses even if the third party is solely at the fault. कहते हैं यहाँ पर ब्रॉड इंडेमनिफिकेशन में क्या है, जो इंडेमनिफायर है वो उसको प्रॉमिस करता है कि जितना भी उसको नुकसान हुआ है वो उसको कंपनसेट करेगा, फिर चाहे वो नुकसान किसी थर्ड पार्टी की तरफ से भी क्यों ना हुआ हो। ठीक है, इंटरमीडिएट इंडेमनिफिकेशन। अंडर द इंटरमीडिएट इंडेमनिफिकेशन द इंडेमनिफायर प्रॉमिस टू पे द लॉसेस incurred due to act of the promisor and promisee only. ठीक है, अगर ना वो बोले, एग्जाम्पल से देखना, ब्रॉड इंडेमनिफिकेशन में क्या था, ए और बी थे। ठीक है, थर्ड पार्टी कौन था? सी। यहाँ पर वो बी बोल रहा है कि अगर तो मेरे कंडक्ट की वजह से भी और किसी अदर पर्सन के कंडक्ट की वजह से भी कुछ नुकसान होता है तो मैं कंपनसेशन करूँगा। इंटरमीडिएट इंडेमनिफिकेशन में वो क्या बोल रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं, अगर तो मेरी वजह से कोई तेरे को नुकसान होता है तो मैं उसको कंपनसेशन तेरे को दूंगा। ठीक है, सो अंडर द इंटरमीडिएट इंडेमनिफिकेशन इंडेमनिफायर प्रॉमिस टू पे द लॉसेस incurred ड्यू टू द एक्ट ऑफ प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी ओनली। ठीक है, इसमें किसी भी थर्ड पार्टी की तरफ से अगर लॉस हुआ है तो वो इंक्लूडेड नहीं होता। नेक्स्ट है लिमिटेड इंडेमनिफिकेशन। Under the limited indemnification, the indemnifier promised to pay the losses incurred due to his act only. In the limited indemnification, the contract of indemnity does not include the loss occurred due to the contract of the promisee and third party. अच्छा, यहाँ पर ना एक बात और ध्यान रखना कि इसमें क्या है, वो कह रहे हैं ड्यू टू द एक्ट ऑफ प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। जिसको प्रॉमिस करा है और जिसने प्रॉमिस करा है
इन दोनों के कंडक्ट की वजह से अगर लॉस होता है तो इंटरमीडिएट सिर्फ जिसने प्रॉमिस करा है उसकी वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो लिमिटेड इंडेमनिफिकेशन। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो। इंडेमनिफाई प्रॉमिस टू पे द लॉसेस इंकर्ड बाय ऑल द पार्टीज, सभी पार्टीज की तरफ से, थर्ड पार्टी भी इंक्लूड है। तो ब्रॉड इंडेमनिफिकेशन ड्यू टू द एक्ट ऑफ प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी ओनली, सिर्फ प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की वजह से कोई लॉस होता है तो उसको इंटरमीडिएट इंडेमनिफिकेशन, वो सिर्फ और सिर्फ वही लॉस को इंडेमनिफाई करता है जो प्रॉमिसर या फिर प्रॉमिसी की तरफ से हुआ हो। द इंडेमनिफाई प्रॉमिस टू पे द लॉसेस इंकर्ड ड्यू टू हिज एक्ट ओनली, अगर सिर्फ और सिर्फ उसके खुद के एक्ट की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो यहाँ पर ए बी एंड सी थर्ड पार्टी की तरफ से भी हुआ हो, उसके खुद के जिसकी मर्जी तरफ से हुआ हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, यहाँ पर सिर्फ वो खुद की बात कर रहा है कि अगर मेरे किसी एक्ट की वजह से नुकसान हुआ तो मैं कंपनसेशन दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। अब एक इंडेमनिटी होल्डर की क्या क्या राइट्स हैं। इंडेमनिटी होल्डर कौन था? वही जो लॉस होने पर कंपनसेशन लेता है। ठीक है, सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिफाइड व्हेन ही sued ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसी और बाय अदर पार्टी। ठीक है, सेक्शन 125 बताता है इस एक्ट का कि अगर जो इंडेमनिटी होल्डर है ना उसको स्यू कर दिया जाता है ना, मतलब उसके ऊपर अगर केस कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में होने वाले लॉस को कौन कंपनसेट करता है? इंडेमनिफायर। क्लेम फॉर डैमेजेस, सबसे पहले बात करते हैं क्लेम फॉर डैमेजेस। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए है, ठीक है, कौन है? मिस्टर ए। ठीक है जी, इन्होंने ना XYZ कंपनी के शेयर्स लिए हुए थे। तो ये मिस्टर ए जो है ना ये जाते हैं XYZ कंपनी के पास, कहते हैं कि मेरा जो शेयर सर्टिफिकेट था ना वो गुम हो गया है। ठीक है, तो क्या आप मुझको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं? अब कंपनी जो है ना वो मिस्टर ए को बोली कि मिस्टर ए आप हमसे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तो मांग रहे हैं, लेकिन अगर इन फ्यूचर कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन आता है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके, ठीक है, जो सर्टिफिकेट आपका गुम गया है वो कोई थर्ड पार्टी हमारे पास आ जाती है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर और क्लेम करती है हमारे ऊपर शेयर्स के लिए, तब उस लॉस का कंपनसेशन कौन करेगा? कहते हैं आपके इस नेग्लिजेंस की वजह से अगर हमारी कंपनी का कोई नुकसान हो गया तो कहते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको इंडेमनिटी बॉन्ड जो है ना वो आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इंडेमनिटी बॉन्ड में क्या है, यहाँ पर मिस्टर ए कंपनी को प्रॉमिस कर देगा कि अगर इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा इशू अराइज होता है जिसकी वजह से आपको लॉस होता है, मतलब मान लो कि कोई थर्ड पर्सन वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आपके ऊपर क्लेम करता है, तब आपको होने वाले लॉस की जो कंपनसेशन है वो मैं करूँगा। ठीक है जी, अब क्या हुआ, जो वो थर्ड पार्टी मान लो बी पर्सन है, ठीक है, अब वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर चला गया XYZ कंपनी के पास, उसने क्लेम कर दिया, उसने क्या करा, इस कंपनी को स्यू कर दिया। ठीक है, इसको स्यू करने के बाद अब जब कोर्ट जो है ना वो XYZ कंपनी को कहती है कि आप ना जो भी इस बंदे का नुकसान हुआ है, जो भी इसको डैमेजेस हुए हैं उसको कंपनसेट करिए। ठीक है, तो वो क्या थे, कंपनसेट करने को बोले तो वो क्या थे, क्लेम फॉर डैमेजेस। मतलब वहां पर अब क्या हुआ, वो जो XYZ कंपनी है ना वो मिस्टर ए को बोलेगी कि आपने इंडेमनिटी बॉन्ड बनाई थी, आपने प्रॉमिस करा था कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप हमें कंपनसेशन देंगे। ठीक है, अब वो जो मिस्टर ए और बी XYZ कंपनी और बी पर्सन, इसने जब क्लेम करा इस कंपनी पर, जब स्यू कर दिया और कोर्ट ने इस कंपनी को भी ऑर्डर दे दिया कि जितने भी डैमेजेस है, जो भी लॉस इसका हुआ है आप उसे कंपनसेट करिए,
मान लो कोर्ट ने कुछ अमाउंट बता दी कि इतनी अमाउंट आपको बी को देनी ही पड़ेगी। अब ना यहाँ पर इस XYZ कंपनी के पास ये राइट है कि वो अपने डैमेजेस क्लेम करे, किससे? मिस्टर ए से, क्योंकि इसने इंडेमनिटी बॉन्ड बनाई थी। इसने ये प्रॉमिस करा था कंपनी को कि अगर कोई नुकसान हुआ तो मैं कंपनसेशन दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब XYZ कंपनी ए से क्या करेगी? डैमेजेस क्लेम करेगी। ठीक है, जितना XYZ कंपनी को बी को कंपनसेशन देना पड़ा उतना ही वो ए से ले लेगी अब कि दे मुझको। ठीक है, नेक्स्ट है क्लेम फॉर कॉस्ट ऑफ सूट। अब मतलब अब जो XYZ कंपनी है, ठीक है, जब बी ने इसके ऊपर केस करा तो नो डाउट इसने खुद को डिफेंड करने की कोशिश भी तो की होगी ना, कोशिश करी होगी ना कि मेरे को कम से कम कंपनसेशन देनी पड़े। तो उसके लिए उसने क्या किया होगा कंपनी ने? नो डाउट कोई लॉयर भी उसने हायर किया होगा, तो लॉयर की भी फीस देनी पड़ी होगी। मतलब उसका जितना भी लीगल खर्चा हो गया ना उसका XYZ कंपनी का, उसके लिए भी XYZ कंपनी के पास राइट है कि वो क्लेम करे कॉस्ट किससे? ए के पास। ठीक है, तो डैमेजेस में क्या था? जो कोर्ट ने बोला था XYZ कंपनी को कंपनसेशन देने के लिए, वो इससे वो क्लेम करती है। कॉस्ट में क्या आएगा? जो उस कंपनी ने खुद के डिफेंड के लिए जो ऊपरली खर्चा कर दिया, जैसे लॉयर को हायर कर लिया। ठीक है, तो वो क्लेम करती है ए से। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ सम्स पेड अंडर कंडीशंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। समटाइम्स हम लोग ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना, यार देखना ये कोर्ट तक बात पहुंचाने की क्या बात है, आपस में हम लोग मिलजुल के बात को संभाल लेते हैं ना। ठीक है, आपस में मतलब ले दे के बात को संभाल लेना। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ये जो XYZ कंपनी थी ना, उसने बी को बोला देख तू कोर्ट तक क्यों बात लेके जा रहा है, तो मेरी बात सुन, हम लोग आपस में ले दे के इस बात का निपटारा करते हैं ना। तो बी ने बोला ठीक है, मैं जो केस वापस लेता हूँ, हम लोग आपस में मिलके ले दे के बात खत्म करते हैं। तो बी ने कहा कि मुझे इतनी अमाउंट दे दो, मैं बात कोर्ट तक नहीं आगे पहुंचाता। तो जितना अब XYZ कंपनी को बी को देना पड़ा बात को खत्म करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज किया, जितना भी उसने पैसा दिया, ठीक है, अब उसके पास राइट है कि वो ए को बोले कि तू जितना उसने XYZ कंपनी ने बी को दिया है उसकी वो रिकवरी करे, किससे? ए से। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अब जो भी हमने ये राइट्स पढ़े ना इंडेमनिटी होल्डर के, ये कहीं ना कहीं लाइबिलिटी है किसके? इंडेमनीफायर की। देखो उसका अधिकार था इंडेमनिटी होल्डर का कि वो डैमेजेस क्लेम करे। इंडेमनीफायर की वो क्या बन जाती है? लाइबिलिटी, उसको डैमेजेस देना। इंडेमनीफायर की वो क्या बन जाती है? लाइबिलिटी, उसको जितना भी उसकी खर्चा हुआ ऊपरली उसको देना। इंडेमनीफायर होल्डर की वो क्या बन जाती है? इंडेमनीफायर की वो क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है। इंडेमनिटी होल्डर को जितना भी उसने कॉम्प्रोमाइज किया, जितना भी उसने ले दे के बात को निपटाने की कोशिश करी, जितना भी उसने उसके लिए पैसा दिया उसकी रिकवरी करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी राइट थी इंडेमनिटी होल्डर की, वो इंडेमनीफायर की लाइबिलिटीज बन जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर। अब जो इंडेमनीफायर है, ठीक है, जो लॉस की कंपनसेशन देता है, अब उसके भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए ना। तो अब उसकी राइट्स क्या है? सबसे पहले बात करते हैं राइट अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। ये सब्रोगेशन का प्रिंसिपल आपने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में भी पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब वो जो पर्सन था मिस्टर ए, ठीक है, उससे जो न्यू लग्जरी कार की जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी से जो उसने इंश्योरेंस ली थी, ठीक है, मान लो उस कार का हुआ एक्सीडेंट, बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया, एकदम टूट फूट से गई है वो कार। तो ये कंपनी पता क्या करेगी? इसको सारी कंपनसेशन दे देगी। ठीक है, सारा कंपनसेशन, जितना नुकसान हुआ था सारे उसने कंपनसेशन दे दिया कंपनी ने। किसको? मिस्टर ए को। लेकिन ए के ना कुछ वो जो कार थी ना उसके कुछ एक दो पार्ट्स कुछ बच गए थे, तो उस बचे हुए पार्ट्स के ऊपर ना ए का राइट नहीं रहा। यही प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन बोलता है। अब उसके ऊपर किसका राइट है? इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि यहाँ पर ए को जितना भी नुकसान होता है उसके सारे डैमेज कंपनसेशन दे चुकी है कंपनी। अब जो थोड़ा बहुत जो कार का एक आधा हिस्सा जो कुछ बचा कुचा है उसके ऊपर राइट किसका आ जाता है? कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का। अब वो इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी है कि वो उस बचे हुए पार्ट्स को वो बेचे, वो जो करना चाहिए उसका करे। ठीक है, जो ये ए पर्सन था इसकी बात बस यही तक थी कि इसको उसके नुकसान की कंपनसेशन मिल गई। ठीक है,
नेक्स्ट है टू sue against थर्ड पार्टी आफ्टर indemnifying the indemnity holder। अब ये वही बात, ये ए और ये कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये जो सी पर्सन था ना, ठीक है, इसने इसकी कार का एक्सीडेंट कर दिया। जो भी नुकसान हुआ इंश्योरेंस कंपनी ने इसको उसके कंपनसेशन दे दी, ठीक है। अब कंपनसेशन देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास ये राइट है कि वो उस थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसको एक को सारी डैमेजेस उसके क्लियर, मतलब उसके कंपनसेशन देने के बाद। नेक्स्ट है नो टू कंपनसेट फॉर लॉसेस नॉट कवर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन वो जो है, जो इंडेमनीफायर है, उस लॉस के लिए कंपनसेट नहीं करेगा जो उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में मेंशन नहीं था। हमने एक्सप्रेस इंडेमनिटी में क्या पढ़ा था कि जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो एग्रीमेंट में प्रॉपर्ली मेंशन होती है, ठीक है। और जो चीज उसमें मेंशन नहीं है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई लॉस होता है तो उसकी कंपनसेशन नहीं देते। मान लो अब इस मिस्टर ए और जो इंश्योरेंस कंपनी थी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर इसकी कार का ना एक्सीडेंट होता है, ठीक है, एक्सीडेंट होने के कारण अगर कोई नुकसान होता है, कोई डैमेज होती है, तब इंश्योरेंस कंपनी ना ए को कंपनसेशन देगी। लेकिन हुआ क्या, उसकी जो कार है ना, वो अर्थक्वेक की वजह से, मतलब ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटी, नेचुरली वो अर्थक्वेक आने की वजह से उसकी कार का नुकसान हुआ है। तो अब क्या यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी लायबल है ए को कंपनसेशन देने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो ये चीज़ मेंशन थी ही नहीं कि अगर नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से कार को कुछ हुआ तो कंपनसेशन देगी इंश्योरेंस कंपनी। नो, वहाँ पर तो सिर्फ ये चीज़ मेंशन थी कि अगर एक्सीडेंट होता है, तब कोई नुकसान होता है तो वो कंपनसेशन देगी। तो बस यही था कि अगर कोई चीज़, मतलब किसी ऐसे इस वजह से लॉस होता है जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में मेंशन नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी कंपनसेशन है वो कंपनी या फिर मतलब जो भी इंडेमनीफायर होता है वो लॉस कंपनसेट करके नहीं देता। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो फॉर वॉचिंग मोर वीडियोस प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है। एंड अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।